हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण पाठ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ है और आधुनिक समय में समसामयिक में इस राजनीतिक विज्ञान की इस टॉपिक की जो है महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, वो अकेला नहीं हो सकता। उसको किसी न किसी रूप में दूसरे राज्यों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इस बात को हमारे जो प्राचीन जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने भी जो है क्या किया है, अंगीकार किया है। ठीक है। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है बढ़ती जा रही है। इस विषय के संदर्भ में आज की क्लास में हम डियर स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इस शब्द का अर्थ क्या है और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंग्रेजी भाषा में इसका जो अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है बेंथम ने किया था। डियर स्टूडेंट्स, इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बेंथम के द्वारा, जो उपयोगितावाद का जो जनक जिसे माना जाता है, इसने किया था। इस शब्द का प्रयोग बेंथम ने किया। ठीक है। इसके द्वारा किया गया, बेंथम ने किया। और जो है लैटिन भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो रिचर्ड जुकी ने किया था। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? रिचर्ड जुके ने। ठीक है। रिचर्ड जुके ने किया। इसने किया, रिचर्ड जुके ने किया था। सर्वप्रथम जो है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो बेंथम के द्वारा किया गया। और लैटिन भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो रिचर्ड जुके ने किया था। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंथम के द्वारा किया गया और लैटिन भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो रिचर्ड जुके ने किया। उसके बाद में इन विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग जो इन विद्वानों ने किया, तो इन विद्वानों ने, इन राजनीति शास्त्री थे, राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, तो इन विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का प्रयोग जो है इस शब्द का प्रयोग जो है कानून की एक शाखा को कानून की एक शाखा को कानून की एक शाखा को परिभाषित करने के रूप में किया। किसके रूप में किया? एक कानून की एक जो शाखा है उसको परिभाषित करने के रूप में किया। ठीक है। परिभाषित करने के रूप में किया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जिसे जस जेंटियस के नाम से जाना जाता है, इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों द्वारा इस कानून का जो है इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों के द्वारा, रोम के जो थे रोमन अधिकारियों के द्वारा, इसके द्वारा रोमन अधिकारियों के द्वारा जो है उन मुकदमों में किया जाता था। उन जो है मुकदमों में किया जाता था। कौन से मुकदमों में? इस कानून शब्द का जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा गया जस जेंटियम। क्या कहा गया? जस जेंटियम कहा गया। ठीक है। और इस कानून का जो प्रयोग है रोमन अधिकारियों के द्वारा उन मुकदमों में किया जाता था जिसमें विवाद के एक पक्ष का संबंध है, जिसमें जो है विवाद
जिसमें विवाद का जो है संबंध, विवाद के एक पक्ष का संबंध, विवाद के जो है विवाद के एक पक्ष का संबंध, विवाद के एक पक्ष का संबंध जो है विदेश से होता था। किससे हो? विदेश से हो। किससे हो? विदेश से हो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हम अर्थ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया और लैटिन भाषा में इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, उसके बाद में विद्वानों ने इस शब्द का जो प्रयोग किया था कानून की एक शाखा को परिभाषित करने के रूप में किया जिसे जस जेनेंटियम कहा गया। और इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों के द्वारा उन मुद्दों में भी किया जाता था जिसमें विवाद के एक पक्ष का जो रिलेशन होता था, संबंध होता था, वो किससे होता था? विदेश से होता था। किससे होता था? विदेशी या विदेश से होता था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये स्टूडेंट्स अगली महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए जो है वेल्स विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय जो है वेल्स विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। अध्ययन करने के लिए 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में, कब? 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। ठीक है। वेल्स विश्वविद्यालय में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में ये क्या होता है? प्रारंभ होता है इसका अध्ययन। और इसके अलावा अल्फ्रेड जर्मन, कौन? अल्फ्रेड जर्मन, कौन? अल्फ्रेड जर्मन तथा चार्ल्स वेबस्टर, इसके अलावा तथा चार्ल्स वेबस्टर जो है को सर्वप्रथम इस पद पर क्या किया गया, जिसमें जो अध्ययन किया गया उसमें अध्यक्ष पद पे अल्फ्रेड जर्मन और चार्ल्स वेबस्टर को जो है अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? इनको अध्यक्ष बनाया गया। कहां पर? वेल्स विश्वविद्यालय में। और जो है सर्वप्रथम जो है इस पद पर जो है क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के लिए वेल्स विश्वविद्यालय में एक जो है इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसमें जो पद पर जो सुशोभित किया गया, जिनको पद दिया गया, किस को? अल्फ्रेड जर्मन को और चार्ल्स वेबस्टर को। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है मुख्य रूप से राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का, किसका? राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का, राष्ट्र कौन हो गए? कंट्रीज हो गए, राज्य हो गए। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का जो है व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रों के आपसी जो व्यवहार होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखें कि जो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में अपन बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है बेंथम के द्वारा किया जाता है और लैटिन भाषा में इस शब्द का प्रयोग रिचर्ड जुके ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड जुके ने। इन विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग कानून की एक शाखा के रूप में
शाखा को परिभाषित करने के रूप में किया जाता है, जिसे जस जेंटियम कहा गया। और इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों के द्वारा उन मुकदमों में किया जाता था जिसमें विवाद में एक पक्ष का जो रिलेशन होता था, संबंध होता था, वो विदेश से होता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए जो है 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन प्रारंभ होता है, जिसमें प्रमुख रूप से अल्फ्रेड जर्मन और चार्ल्स वेबस्टर को जो है इसमें क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, उसमें राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट्स के जो मार्गेनथाउ है, कौन? मार्गेनथाउ हंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार, मार्गेनथाउ के जो है अनुसार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यानी इनके अनुसार राष्ट्रों के मध्य, इसके मध्य, राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्रों या राज्यों के बीच, राष्ट्रों के मध्य जो है शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए किसके लिए? शक्ति के लिए संघर्ष तथा क्या कहा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है, तथा उसका प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये किसने कोटेशन दिया है, किसने लिखा है, परिभाषित किया है इसको? मार्गेनथाउ ने। और मार्गेनथाउ ने क्या कहा है डियर स्टूडेंट्स कि राष्ट्र और राज्यों, डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रों के मध्य, देशों के मध्य शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से पाठ समझ में आएगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। हमने इस शब्द की उत्पत्ति से देखा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है और लैटिन भाषा में किसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, और बाद में जो है कि इन विद्वानों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग कानून की शाखा को परिभाषित करने के रूप में किया, जिसे जस जेंटियम के नाम से जाना जाता है। और इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों के द्वारा उन मुकदमों में किया जाता था जिसमें विवाद के एक पक्ष का जो रिलेशन होता था, संबंध होता था, वो किससे होता था? विदेश से होता था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो अध्ययन जो प्रारंभ होता है 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में होता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए अल्फ्रेड जर्मन तथा चार्ल्स वेबस्टर को जो है इसमें बनाया गया। और इसकी परिभाषा के संदर्भ में मार्गेनथाउ ने कहा कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग जो है क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रों के जो आपसी जो व्यवहार होते हैं उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, राष्ट्र या राज्य। राजनीतिक लैंग्वेज में हम देश को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं, जबकि भौगोलिक लैंग्वेज के अंतर्गत जो है राज्य को क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में राज्य के कितने निर्धारक तत्व माने गए हैं डियर स्टूडेंट्स? जैसा आप जानते हैं कि आधुनिक समय में राज्य के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए हैं। एक राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग। कौन कौन से? सबसे पहले जो है उसकी पॉपुलेशन आती है, जनसंख्या आती है, उसके बाद में निश्चित भूभाग आता है, और उसके बाद में राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित और जो है लक्ष्य की जो प्राप्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? शासन या सरकार के द्वारा की जाती है। 4 नंबर पे राज्य का जो अंग होता है वो कौन सा होता है? संप्रभुता होता है। कौन सा होता है? संप्रभुता, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का जो अर्थ होता है क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। और जो संप्रभुता होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है और एक जो है बाहरी होती है। ठीक है, तो भारत जो है आजादी से पहले एक राज्य नहीं था। हमारा देश जो राज्य बना वो 26 जनवरी 1950 को बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में बात करते हैं। और जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा है कि पामर और जो पार्किंस है, कौन कौन?
एक तो पामर, पामर व पार्किंस, ये दो विद्वान है, राजनीति शास्त्री है। तो पामर और पार्किंस के अनुसार इनकी भी परिभाषा देखते हैं अपन। पामर व पार्किंस के अनुसार जो है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध, इन्होंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध, इसका जो संबंध है, इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। संबंध मुख्य रूप से किससे बताया है? राज्य प्रणाली से बताया है। इन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से इसका जो संबंध है वो किससे है? राज्य प्रणाली से है। किससे है? राज्य प्रणाली से, अकॉर्डिंग टू पामर एंड पार्किंस। ठीक है। इसके अलावा जो है थॉमसन के अनुसार, किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार, ये ध्यान रखना है आपको डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो परिभाषाएं हैं कि थॉमसन ने कहा है, थॉमसन के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन देख रहे हैं। थॉमसन ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा, इसके मध्य राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा, और जो है इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जो है उनके पारस्परिक संबंधों को, स्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक यानी आपस के जो संबंध है, पारस्परिक जो है संबंधों को, उनके पारस्परिक संबंधों को जो है सुधारने और बिगाड़ने वाले, सुधारने व बिगाड़ने वाले संस्थाओं एवं परिस्थितियों का, संस्थाओं एवं जो है संस्थाओं एवं परिस्थितियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। किसने लिखा है? ये लिखा है डियर स्टूडेंट थॉमसन ने। थॉमसन क्या कहते हैं? थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य जो छिड़ी प्रतिस्पर्धा है उसके साथ साथ उनके जो पारस्परिक संबंध है, आपसी संबंध है, और उन संबंधों को सुधारने और बिगाड़ने वाली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, और परिस्थितियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा फेलिक्स ग्रॉस ने लिखा है, किसने? फेलिक्स ग्रॉस ने लिखा है इनके अनुसार, फेलिक्स ग्रॉस के अनुसार कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, किसका? अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो है अध्ययन विदेश नीति, कौन सी नीति? विदेश नीति के अलावा कुछ नहीं है। विदेश नीति के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है ये कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है वो विदेश नीति के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है विदेश नीति के अलावा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, और उसकी जो फॉरेनर जो पॉलिसी होती है, हर राष्ट्र की एक विदेश नीति होती है, जिसमें विदेश नीति का जो संबंध होता है मोस्टली रूप में एक राष्ट्र से होता है, जो दूसरे देशों के प्रति क्या करता है? डिसाइडेड करता है, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा
उसके राष्ट्रीय हितों की क्या हो, पूर्ति हो। तो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का जो है एक विदेश नीति को महत्वपूर्ण जो है क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। जिस प्रकार से हमारे देश की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, इसके जो मेकर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। डियर स्टूडेंट्स, विदेश नीति के निर्माण में जो है भौगोलिक तत्वों की भी जो है महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो है विस्तार से बात करेंगे। तो पहले का मतलब कि जो फेलिक्स ब्रोस हैं, इन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसका जो अध्ययन है विदेश नीति के अलावा कुछ भी नहीं है। एक परिभाषा और देखेंगे अपन इसके अनुसार। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो हम देखेंगे क्विंसी राइट के अनुसार। इसके अनुसार डियर स्टूडेंट्स, क्विंसी राइट के अनुसार, क्विंसी राइट के अनुसार इन्होंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कि ये लिखते हैं कि राजनीति को एक ऐसी कला का है, इन्होंने राजनीति को, इसको राजनीति को एक जो है राजनीति को एक ऐसी कला कहा है। किसने? क्विंसी राइट ने, कि राजनीति को एक ऐसी कला कहा है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह या जिनके द्वारा, एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जो है प्रत्येक समूह जो है दूसरे समूह पर, प्रत्येक समूह किस पर, दूसरे समूह पर, प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर जो है किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर, दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर जो है अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रण रखकर जो है अपने हितों को, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये क्विंसी राइट के अनुसार है कि राजनीति को एक ऐसी कला मानते हैं, एक ऐसी कला का है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह एक दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या अपने हितों को आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। किसने लिखा है? क्विंसी राइट ने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जो है मोस्टली रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का सबसे पहली बार जो है प्रयोग किसने किया था? बेंथम के द्वारा। और लैटिन में किसके द्वारा किया गया? लैटिन में जो है मोस्टली रूप में किसने किया था? इसमें जो है लैटिन भाषा में शब्द का जो प्रयोग किया था वो रिचर्ड जूके ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड जूके ने। और मोस्टली रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। अब तक हमने बात की सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, लैटिन भाषा में किसके द्वारा किया गया, और विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट जो स्प्राउट है उन्होंने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या कहा है, उपश्रेणी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति की जो उपश्रेणी के नाम से जो पुकारा है उपश्रेणी कहा है हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट ने। अब बात करते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मूल तत्वों की बात करेंगे अपन, और जो है अध्ययन के दृष्टिकोणों की बात करेंगे। इसका मूल तत्व क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व, इसकी बात करेंगे मूल तत्वों की। ठीक है, एक मूल तत्व के रूप में देखेंगे और दूसरे रूप में देखेंगे हम अध्ययन के, इसके अध्ययन के दृष्टिकोण।
ठीक है, चार्ट बना सकते हैं आप कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक तरफ तो हम देखेंगे बात करेंगे मूल तत्वों की, और एक तरफ देखेंगे हम इसके अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो किया गया कौन कौन से दृष्टिकोण के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इसके जो मूल तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कितने मूल तत्व माने जाते हैं? 3 मूल तत्व माने जाते हैं। कितने मूल तत्व माने जाते हैं? 3। उसमें एक तो आता है राष्ट्रीय हित, सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्रीय हित। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय हित कहें या इसके जो राष्ट्रीय हित, ये राष्ट्रों के क्या होते हैं? ये उद्देश्य होते हैं, देशों के क्या होते हैं? उद्देश्य। ठीक है, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? इनके उद्देश्य होते हैं। उसके बाद में शक्ति, शक्ति किसके रूप में होती है? उद्देश्यों की प्राप्ति का क्या होती है? साधन होती है। ठीक है, शक्ति को किसके रूप में? साधन के रूप में। और फिर इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या होती है? विवाद। ठीक है, विवाद को क्या कह सकते हैं? प्रकृति। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मोस्टली रूप में 3 जो है तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय हित, एक शक्ति और एक विवाद। राष्ट्रीय हित उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्र का, मोस्टली जो उद्देश्य होता है सर्वप्रथम वह अपने हित की बात करता है, उसका जो हित होता है वह उसका उद्देश्य होता है, और इसकी प्राप्ति का जो साधन होती है वो क्या होती है? शक्ति होती है। और विवाद जो प्रकृति के रूप में क्या होती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का? ये विवाद होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, और विवादों को भी जो है 2 में बांट सकते हैं, एक तो सतही प्रकृति और एक जो होती है वो जटिल प्रकृति। एक सतही प्रकृति और एक जटिल प्रकृति। इसके अलावा इसके जो दृष्टिकोण है, अध्ययन के दृष्टिकोण मोस्टली रूप में कितने हैं? 2। कितने माने जाते हैं? 2। एक तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दृष्टिकोण है, इसको एक तो परंपरागत, कौन सा? परंपरागत। कौन सा मानते हैं? परंपरागत। और एक आता है आधुनिक। एक परंपरागत और एक जो है कौन सा होता है? आधुनिक। तो जो परंपरागत है इसमें आदर्श प्राप्त है और एक संस्थागत है। इसमें 2 कौन कौन से जो है? एक तो आदर्श, एक तो आदर्श प्राप्त कह सकते हैं इसको, इसके माध्यम से, आदर्शों के माध्यम से आदर्श प्राप्त, और एक जो होते हैं वो होते हैं संस्थागत। एक आदर्श प्राप्त और एक जो है संस्थागत। ठीक है, 2 हैं आदर्श प्राप्त और एक संस्थागत। जैसे आदर्श प्राप्त में जैसे शक्ति अनुसंधान आ गया, इसके अलावा विश्व व्यवस्था आ गई। ठीक है, और उसके बाद में जो आधुनिक है, आधुनिक को जो है क्या कहा जाता है? इसको यथार्थवादी। इसको क्या कहा जाता है? यथार्थवादी। इसको आदर्शवादी कह सकते हैं परंपरागत को, और इसको क्या कहेंगे? इसको यथार्थवादी। तो यथार्थवादी में प्रमुख रूप से जो है कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? एक तो समकालीन नव उदारवाद। क्या क्या आते हैं? एक तो समकालीन नव उदारवाद, समकालीन नव उदारवाद, और इसके अलावा जो है खेल सिद्धांत है, सौदेबाजी का सिद्धांत है, खेल सिद्धांत। इसके अलावा सौदेबाजी का सिद्धांत, और एक आता है निर्णय निर्माण सिद्धांत, रिचर्ड स्नाइडर। ठीक है, निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली रूप में जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के हमने मूल तत्वों की बात की है, और मूल तत्वों के अंतर्गत हमने इसको मोस्टली रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो मूल तत्व के रूप में, और मूल तत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 होते हैं, एक राष्ट्रीय हित, एक शक्ति और एक विवाद। ठीक है, संघर्ष, इसको संघर्ष भी कह सकते हैं, जो प्रकृति मानी गई है। अध्ययन के जो दृष्टिकोण है इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक परंपरागत, एक आदर्शवादी, और इसमें आदर्श प्राप्त होते हैं, और एक संस्थाएं होती हैं संस्थागत, और आधुनिक में आते हैं यथार्थवादी। ठीक है, और यथार्थवादी समकालीन नव उदारवाद है, इसके अलावा खेल सिद्धांत है, सौदेबाजी का सिद्धांत है, और निर्णय निर्माण का क्या है? सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से आपको तो ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मूल रूप जो होते हैं, मूल तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3।
कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय हित होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का जो साधन होता है वो कौन सा होता है? वो शक्ति होता है। और शक्ति के लिए क्या करते रहते हैं? राष्ट्र परस्पर जो है संघर्षरत रहते हैं, और इनकी जो प्रकृति को संघर्ष के रूप में, यानी प्रकृति क्या होती है? विवाद होती है, ठीक है, प्रकृति क्या होती है? विवाद होती है। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु विवाद जो इनके बीच में जो विवाद होते हैं, जो विवाद है, झगड़े हैं, संघर्ष है, विवाद की महत्ता बाकी दोनों तत्वों से बढ़कर है, क्योंकि अगर राष्ट्रों के मध्य विवाद नहीं होगा, क्या नहीं होगा? विवाद नहीं होगा, तो न तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी और न ही उसके लिए शक्ति के प्रयोग करने की क्या होगी? जरूरत होगी। तो प्रकृति इसकी क्या है? विवाद, ठीक है, प्रकृति किसको माना गया है? विवाद को माना गया है। और इसलिए विवाद की जो महत्ता है दोनों तत्वों से बढ़ करके होती है, ठीक है, कौन कौन से? शक्ति से और एक जो है राष्ट्रीय हित से। इसके अलावा जो है ब्रिटेन जो जूनिवल है उसने अपनी पुस्तक द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, द प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें विवाद को अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या माना है? जड़ माना है, ठीक है, किसने माना है? ब्रिटेन जूनिवल ने, ठीक है। उसके बाद में विवाद के कारण क्या होते हैं? राष्ट्रों के मध्य, राज्यों के मध्य जो है झगड़े उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? झगड़े, और झगड़ों के कारण विवाद का जो मूल रूप बना रहता है, झगड़ों के कारण किसका मूल रूप बना रहता है? विवाद का मूल रूप जो है मोस्टली इनमें जो है क्या बना रहता है, ठीक है। दूसरे अनेक विद्वानों ने भी जो है अंतरराष्ट्रीय विवाद को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार माना, जैसे जेडी मिलर है, हेराल्ड लॉसवेल है, और इसके अलावा मॉरिस कॉलिन है। ये इन्होंने भी जो है विवाद को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्या माना है? आधार माना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि विवाद राजनीतिक इकाइयों के बीच जो संबंधों की वह स्थिति है जो है जो हमेशा बनी रही है, क्योंकि इन सभी देशों की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जो कंट्री होते हैं, राज्य होते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं, और ये सभी देश एक दूसरे को अपना क्या मानते हैं? प्रतिद्वंदी समझते हैं। एक दूसरे को क्या मानते हैं? प्रतिद्वंदी, ठीक है, क्या समझते हैं? प्रतिद्वंदी समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और विवादों का मूल रूप क्या होता है? झगड़ा होता है। विवादों का जो मूल रूप होता है, मूल रूप क्या होता है? इनके मध्य झगड़ा होता है, ठीक है, इनके मध्य क्या होता है? झगड़ा होता है। तो विवाद मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो विवाद है राष्ट्रों के मध्य दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो सतही विवाद, कौन से विवाद आते हैं? सतही विवाद, और एक आते हैं जटिल विवाद। एक सतही हो गए और एक कौन से हो गए? जटिल हो गए। कौन से? जटिल विवाद। तो जो है डियर स्टूडेंट्स, जो सतही प्रकृति के होते हैं, कौन सी प्रकृति के? सतही प्रकृति के जो विवाद होते हैं, कौन सी प्रकृति के? सतही। हमने दो भागों में बांटा है, विवादों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक सतही विवाद और एक जो है कौन से होते हैं? जटिल विवाद होते हैं। और जो सतही प्रकृति है, इसके विवाद जो कि परस्पर वार्ता के माध्यम से, किसके माध्यम से? परस्पर, यानी आपस में बातचीत के द्वारा, परस्पर वार्ता। वार्ता का मतलब क्या होता है राजनीति में? बातचीत, ठीक है, वार्ता, सहयोग, सहयोग व संगठनों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। किसके माध्यम से सुलझाए जाते हैं? संगठनों के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परस्पर वार्ता के माध्यम से, बातचीत के द्वारा, आपस में सहयोग करके, और संगठन जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका प्रमुख जो काम होता है विश्व में सुरक्षा और शांति की स्थापना करना होता है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 में इसकी स्थापना होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सतही जो प्रकृति के जो विवाद होते हैं, उनको परस्पर राष्ट्रों के द्वारा आपसी बातचीत के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से और संगठनों के माध्यम से जो है सुलझाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम सतही विवाद। और जो जटिल प्रकृति के होते हैं, कौन सी प्रकृति के? जटिल प्रकृति के विवाद, इनको सुलझाने का जो साधन है वो क्या होता है? युद्ध, ठीक है,
किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से, यानी शक्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में जैसे जो विवाद, जो युद्ध चल रहे थे, किसके मध्य? यूक्रेन और रूस और यूक्रेन का मध्य। तो इस तरह के जटिल जो विवाद होते हैं वो किसके माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है? शक्ति के माध्यम से। इसके माध्यम से, शक्ति के माध्यम से। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र होते हैं, राज्य होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और सभी राष्ट्रों के हित समान नहीं होते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग हित होते हैं। और इसी कारण से क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? विवाद होते हैं। किसके मध्य? राष्ट्रों के मध्य, राज्यों के मध्य। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है, दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र जो होता है, प्रत्येक जो राष्ट्र होता है, वो दूसरे राष्ट्रों पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखकर दूसरे राष्ट्रों पर जो है अपना प्रभाव स्थापित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है कि व्यवहार को अधिक से अधिक नियंत्रण रख करके, और वो क्या करता है? सबसे पहले जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, अपने राष्ट्रीय हितों को जो है क्या देता है? प्राथमिकता देता है। अब बात करेंगे हम मोस्टली रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। ठीक है, वो हमने पहले इसके मूल तत्व देखे हैं, इसको हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है, मूल तत्व कितने माने गए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के? 3। कौन कौन से? राष्ट्रीय हित, शक्ति और संघर्ष, या राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। शक्ति क्या होती है? इनका साधन होता है। प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? विवाद होती है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की बात करेंगे, अब हम अध्ययन के दृष्टिकोण की बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो बताया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मोस्टली 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण आता है? परंपरागत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण। और एक जो दृष्टिकोण आता है वो आता है आधुनिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, 2 दृष्टिकोण हो गए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के मोस्टली रूप में। कौन कौन से? एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा जो है कौन सा है? आधुनिक दृष्टिकोण है। दूसरा किसे माना गया है? आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है, इसमें प्रमुख रूप से जो है क्या आता है? आदर्शवादी दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? आदर्शवादी दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण में जो विद्वान हैं, एक तो वुड्रो विल्सन, डेविड हेल, आर्थर मूरे, कैल्डरसेट, पास्कल लॉमे, बर्टन रसेल, विलियम लैम्डा आदि इसके समर्थक विचारक हैं। और ये क्या करते हैं? ये मोस्टली रूप में युद्ध का परित्याग करते हैं। किसका परित्याग करते हैं? युद्ध का परित्याग करते हैं। ठीक है, किसका परित्याग करते हैं? युद्ध का। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षों को टालने की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानवीय मूल्यों पर टिकाए रखकर के जो है मुख्य रूप से युद्ध टालने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। युद्धों की मोस्टली रूप में क्या नहीं है? समर्थक नहीं है। इसके अलावा आदर्शवादी विचारधारा का विकास जो हुआ, ये कब हुआ? 18वीं सदी में। कब माना जाता है? 18वीं सदी में। ठीक है, कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। और अमेरिकन क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को आदर्शवाद का। डियर स्टूडेंट्स, एक तो अमेरिकन क्रांति वह जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति को इसका जो है क्या माना जाता है? प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कौन सी क्रांति को? अमेरिकन क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए जो है मुख्य रूप से जो है
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध, तानाशाही, असमानता और हिंसा, युद्धों के भी, तानाशाही की भी और असमानता की क्या चाहते हैं कि समाप्ति चाहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यवहारवादी क्रांति के बाद आदर्शवाद का विकास भी जो जो है दो शाखाओं में हुआ। कितनी शाखाओं में हुआ? दो शाखाओं में। एक तो शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण आता है? शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, कैल्ट्रिसेट के द्वारा 1975 में जो है। और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण दूसरा आता है, विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था, ये भी दो धाराओं में बढ़ जाता है। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण जो कि पास्कल लॉबे के द्वारा जो है किया गया। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण मोस्टली रूप में क्या है कि शांति जो अनुसंधान दृष्टिकोण है इस मान्यता पर आधारित है कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के ज्ञान का जो है संचय होना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जिसकी सहायता से ये शांति व्यवस्था का जो उद्देश्य है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। शांति व्यवस्था के उद्देश्य की क्या की जा सके, प्राप्ति की जा सके। इसके अलावा जो है दृष्टिकोण राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सहयोग को। ओके, इसके अलावा जो विश्व व्यवस्था है कि गैर दृष्टिकोण राष्ट्रों के मध्य सहयोग से संबंधित तथ्यों के संकलन और उनके क्रियान्वयन, उनको लागू करने पर क्या देता है? बल देता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो संस्थागत है, संस्थागत दृष्टिकोण में कि यह दृष्टिकोण आदर्शवाद से प्रभावित है। कौन सा दृष्टिकोण? इसी में परंपरागत में संस्थागत दृष्टिकोण आदर्शवाद से प्रभावित है, जो विश्व शांति और विकास को संभव बनाने के लिए त्रिकोणीय कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कितने कार्यक्रम? 3। एक तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। इसका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का जो है, इंटरनेशनल जो लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, उसका जो है विकास हो और निशस्त्रीकरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को जो है मजबूत बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? निशस्त्रीकरण। डियर स्टूडेंट्स, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हमारे पास में जो उपलब्ध हथियार है उनको नष्ट करना और नए हथियारों के निर्माण पर क्या लगाना? रोक लगाना। तो ये सारी जो बातें आती हैं कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं? परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण आता है? आधुनिक दृष्टिकोण। और आधुनिक दृष्टिकोण जो है 1945 के बाद, 1945 के बाद में जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप और ढांचे में जो है निम्न क्या आता है? मोस्टली रूप में परिवर्तन आता है। क्या क्या? कि एक तो यूरोपीय जो महाशक्तियां थी उनका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या हो गया? वर्चस्व समाप्त हो जाता है। कौन सी शक्तियों का? यूरोपियन शक्तियों का। और इनका स्थान जो है मोस्टली रूप में दो महाशक्तियों ने ले लिया। कौन कौन सी? एक तो अमेरिका और एक यूएसएसआर। डियर स्टूडेंट्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम नए युग का जो सूत्रपात मानते हैं, एक नए युग की जो शुरुआत होती है 1945 के बाद में होती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में केवल दो ही महाशक्तियां उभर करके सामने आई, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, जो कि दो महाशक्तियां थी। और दोनों महाशक्तियों के बीच में किसका वर्चस्व को लेकर के, प्रभुत्व को लेकर के, प्रभुत्व की राजनीति को लेकर के, दो विचारधाराओं को लेकर के जो है इनके बीच में कोल्ड वॉर क्या होता है? प्रारंभ होता है, शीत युद्ध। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बर्नार्ड बारूच के द्वारा। हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो हम विस्तार से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे, जिसकी समाप्ति होती है सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, सोवियत संघ का जैसे विघटन होता है, शीत युद्ध कोल्ड वॉर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। हम इसकी प्रमुख क्षणों की बात करेंगे, शीत युद्ध के कारण देखेंगे, और इस दौरान ही जो है मोस्टली रूप में जो सैन्य संगठनों की जो स्थापना हुई, जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा क्यूबा मिसाइल जो संकट था, बर्लिन की दीवार थी, और किस तरह से जो है सोवियत संघ का क्या होता है? विघटन होता है। तो महत्वपूर्ण जो है जो बिंदु है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, ठीक है, और इसके अध्ययन के दृष्टिकोण। तो डियर स्टूडेंट्स जो है कि कहते हैं कि यूरोप की जो महाशक्तियां थी, यानी जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आए उसमें दो महाशक्तियां रहेगी, और अमेरिका की उदारवादी व्यवस्था और सोवियत संघ के विचारधारा के मध्य जो है क्या प्रारंभ होता है? शीत युद्ध क्या होता है? प्रारंभ होता है। कोल्ड वॉर, जिसको वार युद्ध बोलते हैं, ठीक है, कि प्रत्यक्ष युद्ध न होकर के
युद्ध जैसी स्थिति, तनाव की जो स्थिति है उसको क्या कहा गया? कोल्ड वार कहा गया। युद्ध से पहले की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? कोल्ड वार। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, घृणा, द्वेषता, भय आदि का जो माहौल जो उत्पन्न हो रहा था उसके माध्यम से, शीत युद्ध के माध्यम से, कोल्ड वार के माध्यम से। तो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और महाशक्तियों के आपसी भय घृणा से नए सैनिक संगठनों को क्या दिया जन्म? नाटो, सेंटो, सेटो, ठीक है, वार्सा पैक्ट। तो इस तरह के सैन्य संगठन जो है अस्तित्व में एशिया और अफ्रीका के देश जो है मुख्य रूप से उपनिवेशवाद से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है शांति स्थापना और सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना होती है? यूएनओ की स्थापना होती है, ठीक है। किसकी स्थापना होती है? शांति स्थापना और सुरक्षा के लिए यूएनओ की क्या हुई? स्थापना हुई। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, रायन हेड ने प्रकाश की संतान, रायन जो हेड था नेबुर, उसने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इनके अनुसार प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि स्वहित को सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए, अपने हित को सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए और विश्व कल्याण के साथ साथ उसका मेल बिठाना चाहिए। जबकि अंधकार की संतान वे लोग होंगे जो अपने संकल्प हित के अलावा और कुछ नियम नहीं जानते। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इस प्रकार नेहरू ने अंधकार की संतान को दुष्ट और प्रकाश की संतान को जो है पुण्य आत्मा माना है, ठीक है। इसके अलावा जो है नेहरू आदर्शवादियों को प्रकाश की संतान कहते हैं और यथार्थवादियों को अंधकार की संतान कहते हैं। इसके बाद में जो है आदर्शवादियों और यथार्थवादियों की आपसी बहस दोनों युद्धों काल में विद्वानों पर हावी रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और इन दोनों की विचारधारा की बहस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1965 के बाद इनका स्थान एक नई बहस ने ले लिया जिसे मार्टिन कॉपलर ने महान बहस कहकर के पुकारा है। डियर स्टूडेंट्स, यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी किसको मानता है? राष्ट्रीय हित को मानता है। और यथार्थवाद के मुख्य जो प्रणेता माने जाते हैं वो हंस जे मार्केंतो को माना जाता है। किसका प्रणेता? यथार्थवाद का। इसके अलावा यथार्थवाद में जो विकास, इसके विकास में जो योगदान देते हैं वैसे विद्वानों में जो है जॉर्ज कैनल, राइगर, नेबुर जैसे विद्वानों ने भी इसके विकास में जो है अहम अपना योगदान दिया है। और यथार्थवाद राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में देखता है। राष्ट्रीय हित को किसके रूप में देखता है? शक्ति के रूप में देखता है। और जो है इसलिए यथार्थवाद को शक्ति का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यथार्थवाद को किसका दृष्टिकोण कहा जाता है? शक्ति का दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में मोस्टली रूप में किसको मानता है? शक्ति को मानता है। किसको मानता है? शक्ति को। मार्केंथाउ के अनुसार शक्ति का अभिप्राय मनुष्य का अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे क्लास के अंतर्गत जो पॉलिटी क्लास की विशेष रूप से आपको जो है कंटेंट आपको मेरे माध्यम से दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप में आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।